राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। देश के लिए अभी और लेंगे कड़े फैसले, प्रधानमंत्री का ऐलान। जेटली ने कहा, नोटबंदी से बैंकिंग सिस्टम में आया भरपूर पैसा। कतार में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। अखिलेश यादव ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बताया अच्छे दिन से बड़ा सपना। कहा, चुनाव में जनता से खाएगी सबक। सेना प्रमुख ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। इम्फाल में कर्फ्यू में राहत। सामाजिक संगठनों ने की आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की अपील। नेशनल डिफेंस कानून को राष्ट्रपति ओबामा से मिली मंजूरी। भारत बनेगा अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार। पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए कड़ी शर्तें। और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। रोशनी में नहाए चर्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नोटबंदी लंबी अवधि के लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में NISM के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए नोटबंदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी देश हित में बड़े फैसले लेने से सरकार परहेज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को मुंबई में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी NISM के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश हित में कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि NDA सरकार सियासी फायदे के लिए कोई फैसले नहीं लेती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। उन्होंने GST के भी जल्द ही लागू होने का दावा किया। It has been passed, and the long-awaited GST will soon be a reality. We have made progress on improving the ease of doing business. As a result of all these policies, foreign direct investment has reached record levels. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से बड़ी मात्रा में अनौपचारिक बचत औपचारिक बन गई है। सरकार के इस कदम से बैंकिंग सेक्टर में काफी पैसा आया है। A lot of money has come into the banking system. A lot of informal savings have become more formal now. And therefore the tendency to invest these more formal savings in instruments that you keep an eye on as far as SEBI is concerned will also increasingly increase. प्रधानमंत्री ने देश की प्रतिभूति बाजार को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में और कदम उठाने पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई तट के करीब एक द्वीप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन को लेकर शिवाजी की तारीफ की और कहा कि मुद्रा नीति, सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर छत्रपति महाराज ने इसकी ताकत को पहचाना और नौसेना बनाई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा उद्धव ठाकरे समेत कई और लोग मौजूद थे। अरब सागर में बनने वाले 192 मीटर लंबे इस स्मारक की लागत करीब 3,600 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और कालानगर फ्लाईओवर जैसी बड़ी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। सिक्के बनाने का काम विदेशी लोग करने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घ दृष्टि थी। उन्होंने कहा, अगर मुद्रा पर किसी का अधिकार हो गया तो उस शासन को पराजित होने में देर नहीं लगती है। और उन्होंने खुद ने सिक्के बनाने के लिए व्यवस्था खड़ी की, लेकिन कभी विदेशियों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोटबंदी की वजह से लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। नोटबंदी से बैंकों और ATM की लाइन में मरने वाले 14 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम जनता परेशान हुई है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था को अच्छे दिन से बड़ा सपना बताया। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता को दुख देती है,
जनता उसे मतदान के जरिए सबक सिखाने का काम करती है। उन्होंने 2017 में एक बार फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जाहिर किया। आपके देश के अर्थशास्त्री, दुनिया के दूसरे हिस्से से जो अर्थशास्त्री हैं, जो बातों को समझते हैं, व्यापार को समझते हैं, पैसे की कीमत को समझते हैं, उन लोगों ने भी लेख लिखे हैं और कहा कि इस तरह के नोटबंदी से बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है। लोकतंत्र में जो सरकार जनता को दुख देती है, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करती है सरकार, जनता को जब मौका मिलता है ऐसी सरकारों के खिलाफ मतदान करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने शुरू बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज लखनऊ में रोड शो के साथ समापन हो गया। यात्रा के समापन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के शासन के दौरान विकास का नामो निशान मिट गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में विकास की वापसी होगी। करीब 49 दिनों तक चली परिवर्तन यात्रा के 403 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा होकर गुजरी है। बीजेपी ने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान करीब 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया गया। वहीं करीब 2 करोड़ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश की गई। परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बने कि जिस विकास और सुशासन को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने बनवास दे दिया था, हम उस विकास और सुशासन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर घर वापसी कराएंगे। हम यह वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गरीब विरोधी करार दिया। साथ ही राहुल गांधी ने स्विस खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। महसाणा, बहराइच और अल्मोड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसे गरीब, किसान, मिडिल क्लास के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी सिर्फ देश के 50 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। पूरा का पूरा धन 60%, 1% लोगों के हाथ में है और उस 60% का सबसे बड़ा भाग 50 परिवारों के पास है। ये कौन लोग हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से स्विस खाता धारकों का नाम सार्वजनिक करने की भी मांग दोहराई। 2.5 साल से आप किसको बचा रहे हो और क्यों? हम चाहते हैं कि वो सब उन सब चोरों के नाम आप पार्लियामेंट हाउस में रखिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात को महज 50 दिन में ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये हालात अगले 6-7 महीने तक ठीक नहीं होंगे। धर्मशाला की रैली में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपने सवाल का जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पलायन रोको के नाम से आयोजित इस प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस की सभी इकाइयों ने भाग लिया। हाथों में बैनर और होर्डिंग लिए ये है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने नोटबंदी के खिलाफ शनिवार को जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूर पलायन को मजबूर हुए हैं। जो आज हम जंतर मंतर से संसद तक चल करके करना चाहते हैं और पूरे के पूरे दिल्ली की गलियों में और हिंदुस्तान के हर कस्बे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों को लाइन में लगा दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता योगानंद शास्त्री ने कैशलेस ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी नकदी का प्रचलन जारी है। कैशलेस से अमेरिका जैसे देश में केवल और केवल 45% लोग काम करते हैं, उससे 55% लोग अभी भी अमेरिका में नकदी से काम चलाते हैं। प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा दूसरे प्रदेशों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटबंदी को लेकर जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली से हो रहा पलायन खास मुद्दा रहा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
नोटबंदी का छोटे उद्योगों और कारोबारियों पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। मथुरा में कपड़ा कारोबारियों और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मथुरा में कपड़ा उद्योग बड़े स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा धार्मिक स्थल होने के साथ ही कपड़ों पर खूबसूरत छपाई के लिए भी मशहूर है, लेकिन नोटबंदी ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। कारोबारियों का कहना है कि ज्यादातर कारखाने ठप पड़े हैं। 15-20% काम रह गया है फैक्ट्रियों में, और आगे यही हालात रहे तो ये 15-20% काम ही नहीं रहेगा, फैक्ट्रियां बंद की ओर चली जाएंगी। मथुरा के टेक्सटाइल उद्योग में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से कई कारखानों में बंदी की वजह से इन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। मेरे को कहीं ना कहीं मैं 3-4 फैक्ट्रियों में ढूंढ चुका हूँ काम के लिए, लेकिन कहीं पे मेरे को काम की तलाश नहीं मिली है। वो कह रहे हैं 3-4 महीने में आना। अब 3-4 महीने के लिए मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कारोबार में मंदी से सरकारी खजाने को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन लोगों के बिल तकरीबन 6 लाख 7 लाख के आ रहे थे, फिलहाल 3 लाख 3.5 लाख, मतलब कम ही है। काम लगभग धीमे ही चल रहा है सबका भी। जिस हिसाब से हमारा असेसमेंट 19 करोड़ 18 करोड़ हो रहा था अभी तक, वो सीधा एक झटके में 15.5 करोड़ 15 करोड़ पे आ गया है। 3 करोड़ के आसपास काम है लॉस हो रहा है इसमें। मथुरा में कपड़ों की छपाई से जुड़े उद्योग में ज्यादातर लेन देन नकद में होता है, लेकिन नोटबंदी के बाद से नकदी के अभाव ने छपाई मशीनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। ग्रामीण इलाकों के छोटे उद्योगों में भी कमोबेश ऐसा ही नजारा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं एसएसबी की महानिदेशक अर्चना रामसुंदर जी। एसएसबी के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरह की चुनौतियां हैं? चेंजिंग सिचुएशंस हैं, ये एक अपने आप में हमारे लिए चुनौतियां हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए भी हमें भेजा जा रहा है। नारकोटिक्स तस्करी को रोकने में हमारा बहुत अच्छा योगदान रहा है। अगर आप अपराधियों की गतिविधियों को रोक पाते हैं तो आपकी जो कानून व्यवस्था है वो भी बेहतर होती है। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या, और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। बीजेपी ने धूलागढ़ हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं को आज पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां जाने से रोक दिया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हावड़ा के धूलागढ़ में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह और जगदम्बिका पाल के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल थे। बीजेपी ने धूलागढ़ में हाल ही में हुई हिंसा को राज्य सरकार की लापरवाही करार दिया। Peace will be ensured. We will find out what exactly happened. Why there is a dismal failure on the part of the police, on the part of the government. It never happened. इधर टीएमसी ने बीजेपी पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसा इशू करने मांगता नेशनल इशू धूलागढ़ का लेके और कोई उनका काम नहीं है। So far my knowledge is concerned, हम जितना वहाँ पता किया, यह पर्सनल नॉलेज वहाँ आज शांति है। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में 2 संप्रदायों में हुई झड़प की वजह से तनाव है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालात को देखते हुए पश्चिम और पूर्व इम्फाल जिलों में आज कर्फ्यू में ढील दी गई। इम्फाल में सामाजिक संगठनों ने आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में मार्च निकाला।
मणिपुर के ताजा हालात का शनिवार को सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने जायजा लिया। उन्होंने सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की। यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी के खिलाफ राजधानी इंफाल में कई सामाजिक संगठनों ने मार्च निकाला। राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत का हवाला देते हुए इन लोगों ने तत्काल आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की मांग की। साथ ही उन्होंने मसले का समाधान बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दिया। United Naga Council should immediately come to the negotiating table or to the political dialogue process. Otherwise, there is not a reason where we can find an amicable solution to the present standoff. सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए। Politics of hatred must end, and I asked them, how do we end this? इससे पहले शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य का दौरा कर मुख्यमंत्री ओकराम एबोबी सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर हालात पर चर्चा की। मणिपुर में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और पैरामिलिट्री कंपनियों को रवाना किया है। मणिपुर में 54 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने 76 ट्रकों और 3 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नक्सली लौह अयस्क खनन करने वाली लॉयड मेटल कंपनी की खनन परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। ये घटना एटापल्ली तहसील के सूरजागढ़ की है। लॉयड मेटल कंपनी को लौह अयस्क खनन करने की लीज मिली है। करीब 350 एकड़ में फैली इस परियोजना का नक्सली काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को करीब 100 से ज़्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने वहां काम कर रहे लोगों को काम नहीं करने की चेतावनी देते हुए मारपीट भी की। वारदात की सूचना पर गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल संयुक्त सुरक्षा बल की टीम को मौके पर भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पासपोर्ट बनाना अब और आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए शुक्रवार को कई नए नियम जारी किए हैं। अब बिना शादी के पैदा हुए बच्चे और सिंगल पेरेंट्स के बच्चों, अनाथ बच्चों का पासपोर्ट भी आसानी से बन सकेगा। अब माता पिता दोनों का नाम पासपोर्ट आवेदन के लिए देना अनिवार्य नहीं होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म देना जरूरी नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आवेदक के पास आधार या पैन कार्ड है तो उसे सबूत के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा दफ्तर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र और LIC पॉलिसी बॉन्ड को भी मान्य किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत अब तक 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा होने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी था। वहीं ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पत्र पर आवेदकों को माता पिता में से किसी एक का ही नाम देना काफी होगा। इससे एकल माता पिता को काफी सहूलियत हो जाएगी। अनाथ बच्चों के पास सबूत के तौर पर अगर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अनाथालय के प्रमुख द्वारा उनके ऑफिशियल लेटर हेड पर लिख कर देने को भी सबूत माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक सरकारी महकमे में काम कर रहे लोग अगर जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब उन्हें अपने विभाग या मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी नहीं होगा। इसके बदले सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चल जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में साधु संन्यासियों को भी राहत दी है। अब उन्हें माता पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिखने की छूट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर घाटी के ज़्यादातर इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। रेल, सड़क, हवाई यातायात पर असर से मुसाफिरों को खासी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से 50 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा ही रह रहा है। सड़कों पर दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। कहीं कहीं पर तो ये शून्य तक पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा में सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। सर आजकल तो बहुत ज्यादा ही धुंध हैगी है ते ड्राइविंग विच बहुत तकलीफ आ रही है। अपना रोज ਅਸੀਂ ड्राइव जाने मगर आज तो बहुत ज्यादा एक्सेस धुंध हैगी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ एक्सीडेंट ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ है। कपकपाती ठंड से लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है।
श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया तो लेह में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर में पारा 8.0 डिग्री तो आगरा में न्यूनतम 7 डिग्री तक पहुंच गया और दिल्ली में पारा 8 डिग्री तक लुढ़क गया। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग अलाव और चाय की चुस्की का सहारा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी दिक्कत है। और जो इधर को अलाव वगैरह कहीं जल नहीं रहे हैं। कोहरा है काफी। हाँ, कोहरा बहुत ज़्यादा है। ठंड बहुत दिक्कत यहाँ पड़ रही है, अलाव कोई व्यवस्था नहीं है और परेशानी सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। करने में गाड़ी चलाने में दिक्कत बहुत दिक्कत पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और कोई अलाव कहीं है जलाने के नहीं है। ठंड इतनी है, हाथ पैर सब सुन्न हुए जा रहे हैं और यहाँ चौराहे पे लकड़ी का भी इंतजाम नहीं है, आग का भी, ये आदमी ताप सके यहाँ पे। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के आवागमन पर पड़ा है। दिल्ली से चलने वाली 52 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों के समय में भी बदलाव करना पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के बाद ही कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनेगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के $618 अरब के रक्षा बजट से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 में रक्षा सचिव और विदेश सचिव से द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने को कहा गया है। इसमें सेनाओं के बीच मेल जोल का विस्तार करना, रक्षा कारोबार को बढ़ाने और तकनीकी विकास पर ज़्यादा सहयोग जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा इस कानून में अमेरिका भारत सुरक्षा सहयोग से जुड़े फ्रेमवर्क की सफलता के लिए नीति बनाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर शर्तें भी लगाई गई हैं। इसमें प्रावधान है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई प्रमाणित होने पर ही पाकिस्तान को $40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी। इस्लामाबाद के ठोस कदम का प्रमाण अमेरिकी रक्षा मंत्री देंगे। 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समर्थन कोष से $40 करोड़ जारी करने के लिए पाकिस्तान पर शर्तें भी थोपी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के अधिकार वाले फिलिस्तीन में अवैध झुग्गियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 14 देशों ने वोट किया है। वहीं इजरायल ने प्रस्ताव नहीं मानने की बात कही है। राष्ट्र ने इजरायल से अवैध झुग्गियों को हटाने को कहा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने इस मांग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। फिलिस्तीन ने इस प्रस्ताव को दोनों देशों के बीच शांति के लिए अहम बताया, जबकि इजरायल ने इसे आंतरिक मामलों में दखल बताया। इजरायल के प्रधानमंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए नहीं मानने की बात कही है। Today's resolution may rightly be seen as a last attempt to preserve the two-state solution and revive the path for peace, to keep the hope alive. Who gave you the right to issue such a decree, denying our eternal rights in Jerusalem? Would this council have had the nerve to condemn your country for building homes in your capital? 1979 के बाद पहली बार अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में वोटों का इस्तेमाल नहीं किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के समर्थन में वोटों के इस्तेमाल की अपील भी की थी। प्रस्ताव पारित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने साफ कहा है कि 20 जनवरी के बाद हालात बदलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत सामंथा पावर का कहना है कि अवैध बस्तियां 2 राष्ट्र समाधान में बाधक बन रही हैं। We believe, though, that continued settlement building seriously undermines Israel's security. Some may cast the U.S. vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. इजरायल ने 1967 में पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। तभी से वहां करीब 140 बस्तियों में करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। इस मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घरों से लेकर बाजार तक क्रिसमस ट्रीज की छटा देखते बन रही है। बच्चों में भी क्रिसमस को लेकर जोश है। चर्च में कैरल्स की गूंज है। जी और अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिसमस की धूम है और पूरे 1 महीने से ज़्यादा विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में क्रिसमस की तैयारियां होती हैं इस खास दिन के लिए।
और अब तस्वीरों में आई है भारत की बारी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों में, चेन्नई, इलाहाबाद, मुंबई और बाकी शहरों में भी भारत के अलग अलग तरीके से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में खासकर काफ़ी रौनक नज़र आ रही है। बड़े शहरों में क्रिसमस की धूम, भारत में उसकी छटा अलग नज़र आ रही है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।